हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोधी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। आज मैं आप लोगों के सामने विज्ञान विषय से एक प्रश्न श्रृंखला लेके आया हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए विज्ञान विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि बहुत ही बायोलॉजी पार्ट से, जीव विज्ञान से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हम लोगों ने आज एक प्रश्न श्रृंखला तैयार की है जिसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस रखे हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उसका एक्सप्लेनेशन जो हम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तो कह रहा है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है और इसके रस को पूर्णपाचक रस कहा जाता है। मतलब कि ये क्वालिटी जो कि विशेषताएं लिखी हैं। और ये किसकी विशेषताएं लिखी हैं? तो ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, अग्नाशय के और लार ग्रंथि की। तो ये जो जितनी ढेर सारी विशेषताएं लिखी हैं, 3 विशेषताएं लिखी हैं, किसकी हैं? तो ये अग्नाशय की हैं। किसकी? अग्नाशय की विशेषताएं हैं। अब हम लोग कैसे इसको, अब हम इसके आगे बात करते हैं, अग्नाशय की बात करते हैं। तो आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, ये अग्नाशय का फिगर है। ये इतना, मतलब जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये पत्ती के आकार का ये अग्नाशय है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, ये छोटी आंत का डिओडेनम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ग्लैंडी, डिओडेनम का पार्ट है ना। तो चलिए हम अग्नाशय के बारे में, पैंक्रियाज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। अग्नाशय के बारे में, चलो हम अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। अग्नाशय के बारे में बात करते हैं। मतलब अग्नाशय क्या है? तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। अगर जब ये दूसरी अग्नाशय पैंक्रियाज जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो जाहिर सी बात है अब हमें जानना चाहिए कि पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दूसरी होती है यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होता है अग्नाशय, और जो पहली होती है वो होती है यकृत। अब सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो सबसे छोटी ग्रंथि की बात करते हैं तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो वो होती है थायराइड ग्रंथि है ना। अब थोड़ा और इसके बारे में और हम जानने का प्रयास करेंगे। अग्नाशय के बारे में थोड़ा सा हम और जानने का प्रयास करेंगे। अग्नाशय ये दो तरीके से कार्य करता है। मतलब अग्नाशय एक तरफ का मिश्रित, मतलब मिक्स्ड ग्लैंड्स होता है, मतलब कि मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय। और अग्नाशय दो टाइप से कार्य करता है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और होता है एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक, 2 टाइप से होता है। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ये क्या करता है? ये एंजाइम का श्रावण करता है। किसका? एंजाइम का। जब एंजाइम का श्रावण करता है तो जाहिर सी बात है इसमें कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, कौन कौन से एंजाइम का श्रावण करता है। तो सबसे पहले 3 टाइप का ये
एंजाइम स्रावित करता है, एक टी और ए और एल। मतलब कि टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तीन एंजाइम अग्नाशय का जो एक्सोक्राइम वाला पार्ट होता है वो तीन प्रकार के एंजाइम का श्रावण करता है। अब जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है, तो वो प्रोटीन का पाचन करता है। और एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और जो लाइपेज है ये जो है वसा का पाचन करता है। और ये कहाँ पे पाचन होता है, जो कि छोटी आंत के पहला वाला जो पार्ट होता है डिओडेनम ग्रहणी का, उसमें जो है ये लोग पूर्ण पाचन में सहायक होते हैं, है ना। और यहाँ पे ग्रहणी में हम लोग देखते हैं कि मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, वसा की भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है। तो इसीलिए अग्नाशयी रस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोक्राइम जो ग्लैंड्स होता है इससे अग्नाशयी रस का भी श्रावण होता है, जो कैसा होता है, क्षारीय होता है। और इसी अग्नाशयी रस को ही हम पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है, पूर्ण पाचक रस का नाम दिया गया है ना। कभी कभी आता है क्वेश्चन कि जो है अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अग्नाशयी रस में को इसलिए पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन और लाइपेज होता है वसा का पाचन, है ना। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एक प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण करता है। किसका, हार्मोन्स का श्रावण करता है। और यह जो है दुपिकाओं जैसी संरचना के कारण इसे लैंगरहैंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगरहैंस भी कहते हैं द्वीपिकाओं की संरचना के कारण। और इसमें तीन प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में तीन प्रकार की कोशिकाएं, मतलब कि तीन प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, है ना। और वो कौन कौन सी होती हैं, अल्फा होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तीन प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं किसमें से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। और जो अल्फा सेल्स होती है वो ग्लाइकोजन हार्मोन्स का श्रावण करती है, ठीक। और जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन का श्रावण करती है। और जो गामा सेल्स हैं वो सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स का श्रावण करती है। सोमैटोस्टेटिन का श्रावण करती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा अग्नाशय के सब क्वालिटी जो है अग्नाशय के गुण लिखे गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। मधुमेह का मतलब डायबिटीज, है ना। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह, ये मनुष्य में मधुमेह होता है या डायबिटीज होता है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इंसुलिन के कारण, है ना। अब ज़रा हम इंसुलिन की बात करते हैं। यहाँ पे इंसुलिन की बात करते हैं। तो इंसुलिन की सबसे पहले बात आती है खोज किसने की, तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने इसकी खोज की थी। और इंसुलिन होता क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है।
और इंसुलिन जो है अग्नाशय की लैंगरहैंस से कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अग्नाशय के लैंगरहैंस से लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से बीटा सेल से स्रावित होता है ना? किससे? बीटा सेल से स्रावित होता है। और इंसुलिन के बारे में और बात करते हैं तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना, है ना? इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। और क्या होता है इंसुलिन का कार्य? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। और इस इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन में एक तत्व पाया जाता है जिसे हम लोग जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक, है ना? अब जिंक की बात आई है तो जिंक के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। तो जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। क्या होता है? इंसुलिन के में एक तत्व पाया जाता है जिंक, और उसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो उसका परमाणु क्रमांक होता है 30, है ना? तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। और इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो अग्नाशय की लैंगरहैंस के बीटा सेल से स्रावित होता है इंसुलिन का निर्माण, है ना? इंसुलिन, अब ये इंसुलिन जो है क्या, इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। और से एक और काम होता है इसका कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, है ना? और इंसुलिन में एक तत्व भी पाया जाता है जिंक। और अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा सही होगा वो होगा इंसुलिन। अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कथन ए, उदक में वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। उदक में मतलब डायबिटीज इंसिपिड्स। और एक और कथन है उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिस के अति सहस्राव से ग्रस्त रहता है ना? तो इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं उदक में के बारे में। उदक में के बारे में चर्चा करते हैं। अब उदक में है क्या? तो हम उदक में की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि दो टाइप से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र और पश्च, अग्रभाग और पश्चभाग। अग्रभाग और पश्चभाग होता है। अग्रभाग की अगर हम बात करें तो अग्रभाग में हार्मोन्स का स्रावण होता है ना? अग्रभाग में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? एसटीएच, और टीएसएच, एसीटीएच और जीटीएच। एसटीएच, टीजेएच नहीं, एसटीएच और टीएसएच, एसीटीएच और जीटीएच। हम एसटीएच की अगर हम बात करें तो एसटीएच हार्मोन्स की बात करते हैं तो एसटीएच का फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। टीएसएच की अगर हम बात करें तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एसीटीएच की बात करते हैं तो एड्रीनोकोड्रीनोट्रोपिक
हार्मोन, कोड्रीनोट्रोपिक हार्मोन। और जीटीएच की बात करते हैं तो गोनेटोट्रोपिक हार्मोन है ना। अब एसटीएच हार्मोन की बात करते हैं तो ये कैसा वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एसटीएच हार्मोन वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है, वृद्धि हार्मोन के नाम से एसटीएच हार्मोन जाना जाता है। और जो कि जीटीएच हार्मोन होता है तो यह पुरुषों व महिलाओं के लैंगिक विकास में सहायक होता है, पुरुषों व महिलाओं के लैंगिक विकास में सहायक होता है। और एक और हार्मोन्स होता है एमएसएच। एमएसएच का मतलब होता है मिलेनोसाइट स्टोमैटिन हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टोमैटिन हार्मोन है ना। अब हम बात करते हैं पश्च भाग की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन, आप लोगों ने बहुत सुना होगा ऑक्सीटोसिन। अब इस ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को हम लोग 2-3 नामों से जानते हैं। एक बर्थ हार्मोन्स और मिल्क इजेसिन हार्मोन और लव हार्मोन है ना। तीन नाम से इसको जाना जाता है ऑक्सीटोसिन को, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेशन हार्मोन और लव हार्मोन के नाम से ऑक्सीटोसिन को जाना जाता है। एक और आ जाता है एडीएच मतलब कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है ना। ये क्या करता है? इसे हम लोग वैसोप्रेन के नाम से भी जानते हैं, है ना। और वैसोप्रेसिन क्या होता है? नेफ्रॉन नलिका जो होती है, एडीएच का कार्य क्या होता है? जो नेफ्रॉन हम लोग की नलिका होती है, और नेफ्रॉन नलिका कहाँ पे पाई जाती है ये भी कुछ जानना जरूरी है। तो नेफ्रॉन नलिका किडनी में पाई जाती है ना। तो जो नेफ्रॉन नलिका होती है, नेफ्रॉन नलिका का कार्य होता है कि यूरिया को अलग करके, मतलब यूरिया को अलग करने का कार्य करता है। कौन? नेफ्रॉन नलिका। कभी कभी क्या होता है, मतलब कि यूरिया को अलग करता है नेफ्रॉन, और जिसे जो है यूरिन का रूप धारण, यूरिन का नाम दे देता है। कभी कभी क्या होता है कि यह जल को भी फिल्टर, मतलब कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स जो है आ जाती है इसमें एडीएच में, तो कभी कभी ज़्यादा पानी भी बस हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है ना। तो यूरिन के रास्ते से हमारे शरीर से बाहर जो ज़्यादा जो है निकल जाता है, तो ज़्यादा पानी निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग उदकमेह के नाम से जानते हैं, है ना। तो उदकमेह बात आती है, उदकमेह के नाम से हम लोग उस चीज़ को जानते हैं। उदकमेह मतलब ये होता है जो नेफ्रॉन नलिका होती है वो जो है ये यूरिया को अलग करती है जल से। कभी कभी जो है नेफ्रॉन में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ये कभी कभी ज़्यादा मात्रा में पानी जो है, जल जो है हमारे यूरिन्स के रास्ते से होकर बाहर ज़्यादा निकल जाता है, जिससे हमें बार बार ज़्यादा प्यास लगती है। तो इसी को हम लोग उदकमेह के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, तो इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका ऑप्शन हमारा जो होगा वो सी सही होगा, ए सही है बट आर गलत है। मतलब कि उदकमेह वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है ना, प्रायः प्यास लगती है। और दूसरा कथन है कि उदकमेह वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त होता है। वैसोप्रेसिन के अतिशय से ग्रसित नहीं होता है ना। तो इसका ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। इसको हम आर का नाम दे देते हैं, ए लिख गया इसमें आर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कह रहा हार्मोन से वो कहाँ से मतलब कहाँ पे पाया जाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन कहाँ से होता है, किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो प्रोजेस्टेरॉन जो ग्रंथि है वो महिलाओं के गर्भाशय में से जो है प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है महिलाओं के गर्भाशय से। अब महिलाओं के गर्भाशय से 2 और भी हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम लोग
एस्ट्रोजन एस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन और रिलैप्सिन क्या होता है? रिलैक्सिन। ये दो हार्मोन और होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन्स मनुष्य महिलाओं की गर्भाशय से स्रावित होते हैं। अब जो नेक्स्ट आ रहा है टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। यह मनुष्य के मतलब पुरुषों के अंडाशय से स्रावित होता है, और पुरुष के अंडाशय से 2 और भी हार्मोन से स्रावित होते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। है ना। और इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन अग्नाशय हो जाएगा। थायरॉक्सिन जो होगा वो थायराइड ग्रंथि होगा, है ना। अब थायराइड की अगर हम बात करें, थायराइड ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि के निर्माण के लिए आयोडीन का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। तो आयोडीन थायराइड के निर्माण के लिए आयोडीन का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कौन सी? थायराइड ग्रंथि जो होती है, जो थायराइड ग्रंथि होती है या मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो A4 प्रोजेस्टेरॉन A3 महिलाओं से होगा, A3 B4 और C1 D2। तो इसका ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो होगा ए इसका आंसर सही होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप लोगों को कोई क्या समस्या है, तो हम और भी इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय हिंद।